की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद हो गया। शहीदों की शहादत पर देश और प्रदेश ने एक वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान अमजद पठान को आखिरी विदाई दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। 15 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के माजल्टा क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल अमजद पठान को उधमपुर के जिला पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसमें अमजद पठान ने अपनी जान की आहुति दी थी। शहीद अमजद पठान को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, सेना के अधिकारी और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उधमपुर पहुंचे। शहीद अमजद के परिवार से मिलने के बाद डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि अमजद ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी वीरता को हम कभी नहीं भूल सकते। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेररिस्ट से वहां मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। उधमपुर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद अमजद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सलवा भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोग, दोस्त और रिश्तेदार शहीद के घर पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक ये 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। अमजद पठान के परिवार में शोक की लहर है। उनके पैतृक गांव में मातम पसरा है। उनके माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का दुख बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हालांकि उनके परिवार को एक गर्व है कि उनके बेटे ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। की डेट में ऊपर से लेके मोदी से लेके आज तक जितनी भी गवर्नमेंट है, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के परिवार का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस अमजद अली खान के 2 बच्चे हैं और साथ में पूरे परिवार की देखभाल करने वाला ही है और बहुत ही खस्ता कंडीशन में ये टाइम पास कर रहे थे। अभी उसका बाप आज की डेट में मजदूरी से अभी थोड़ा सा हटा था पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब राजनाथ साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से और साथ में एलजी जेएंडके से कि इनके परिवार का ध्यान रखा जाए। इनकी अगर बच्चा चला गया है तो कुछ न कुछ उसकी जगह इनका या कोई बेटा या का इंतजाम करके उसको जस्ट किया जाए। शहीद अमजद पठान के जज्बे और समर्पण को देखते हुए उनकी कोर टास्क फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथी जवानों ने उन्हें सलामी दी। अमजद के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अमजद पठान की शहादत के बाद उधमपुर में एक यादगार स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता और बलिदान से प्रेरित हो सकें। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने शहीद अमजद पठान के योगदान और बलिदान को नमन किया। उनका नाम हमेशा दिलों में जीवित रहेगा। देश की सुरक्षा में उनकी शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार हिजाब विवाद पर सीएम नीतीश कुमार की आलोचना की है। इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब खींचे जाने की घटना को शर्मनाक बताया है और मुख्यमंत्री के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बूढ़े हो गए हैं। सीएम होते हुए भी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला की गरिमा को नहीं समझते।
वजीर आला को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती है, उनसे बात करते हैं। इल्तिजा जी, देखा हमने नीतीश कुमार का जो हिजाब का रो था, किस तरह से देखते हैं आप? शर्म की बात है, बुजुर्ग हैं, हम इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। और अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको सूझबूझ नहीं रही है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे हैं, इतनी छोटी नीच हरकत कर रहे हैं, तो आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप डाउन। क्योंकि आप इतने बड़े लीडर होके जब ऐसी हरकत करते हैं, किसी मुसलमान लड़की को आप बेनकाब कर रहे हैं, और जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थे जो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की घूंघट में होगी और अगर हम उनका घूंघट उतारेंगे तो आपको हंसी आएगी? अगर कोई आपके कपड़े निकालेगा आपको हंसी आएगी? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, बिहार में हाल ही में लिंचिंग हुई है अतहर हुसैन के, जो एक क्लॉथ वेंडर थे। कान उनके काटे सिजर से, प्लायर्स से, उंगलियां तोड़ी, आग लगाई उनको। तो इस माहौल में जो आप मुसलमानों के साथ ऐसे मजाक करते हैं, उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एज इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, as Muslims here from the only Muslim majority state in India, it is our responsibility. Do not try this again, otherwise you'll have to pay a price. Thank you. न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और वहीं पीडीपी के एमएलए सैयद मुंतजर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला के हिजाब खींचे जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं विशेष समुदाय के प्रति सरकार की नीति को उजागर करती हैं और खतरनाक संदेश देती हैं। ये जो हरकतें हैं, ये उसी प्रोग्राम की एक्सटेंशन है जहां मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करना है, जहां मुसलमानों को जलील व खार करना है। ये उसी की हिम्मत में ये काम है। और जो ये वजीर आला जिनकी हरकत है, वो उसी इत्तेहाद का हिस्सा है, जिस इत्तेहाद का मुद्दा मकसद यही है कि मुसलमानों को कैसे डिह्यूमनाइज किया। और पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की। पर्रा ने महिला का बुर्का हटाने की घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में विभाजन पैदा करती हैं और नफरत को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आवाम से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी की सियासत का ये एक देन है इस मुल्क में, जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफ़रत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। और इस ऐसे वाक़यों से न सिर्फ एक आपको ये चीज़ साबित होती है कि इस मुल्क में डिवीज़न और डिवाइड आपस में कम्युनिटीज़ में कितना है, और बाकी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से अगर इस पर मजम्मत नहीं होती या एक एनबोल्डन, एक इतना बड़ा नेशनल लीडर एनबोल्डन फील करता है कि मैंने एक बहुत बड़ा कुछ काम किया है, तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि कितना गैप हुआ है और कितना ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला जाता है पूरे मुल्क में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ है। कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। जी राम जी बिल लोकसभा में पेश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया बिल। मनरेगा की जगह लेगा विकसित भारत। जी राम जी। जी राम जी बिल। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। पुंछ में एलओसी के पास मिली एक पाकिस्तानी महिला। जी हां, पुंछ में एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक पाकिस्तानी महिला मिली है। एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला पकड़ी गई है। सेना ने एक पाकिस्तानी महिला, जिसका नाम शहनाज अख्तर बताया जा रहा है, उसे पकड़ा है और उसकी उम्र बताई जा रही है 35 साल।
महिला पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। महिला बालाकोट सेक्टर के डब्बी फॉरवर्ड इलाके में मिली है। सेना को शक है कि उसने पारिवारिक झगड़े की वजह से एलओसी पार की थी। महिला अभी सेना की हिरासत में है। आगे की जांच के लिए उसे मकामी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला जो है वो सेना ने उसे हिरासत में लिया है। सेना ने एक पाकिस्तानी महिला जिसका नाम शहनाज अख्तर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 साल है, उसे अपनी हिरासत में लिया है। महिला पीओके के कोटली गिम्मा गांव की रहने वाली है। महिला बालाकोट सेक्टर के डब्बी फॉरवर्ड इलाके में मिली है। सेना को ऐसा शक है कि उसने पारिवारिक झगड़े की वजह से एलओसी पार की थी। बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। उन्हें मिलने वाली सहूलियात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने करीब सभी वार्डों का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उनके मसाइल को जानना। एमएलए ने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना की और कहा कि कम जगह में इतनी अच्छी सेवा देना काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले साल में बडगाम के लोगों को जो मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स है उसके तमाम सहूलियात मुहैया कराए जाने की पूरी कोशिश होगी। शोबे सेहत जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का है, ये उन शोबों में है जो काफ़ी खस्ता है और जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से ये बीमारदारों को टैकल करना था इस हॉस्पिटल को, इस हिसाब से नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि जो मेरे से पहले यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे, जैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर ज़िले में है उस तरीके का ये नहीं है। मगर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट आते हैं, जो बाकी डॉक्टर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ आपको क्रिएशन की ज़रूरत है, अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के बंदे की ज़रूरत है, वो आपके पास क्रिएशन ही नहीं है, या दीगर डॉक्टर्स जो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर वो पोस्ट यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किए गए। मगर जिस तरीके से मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और उनके जो साथी है तरीके से एक कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर इलाज मुआवजा लोगों को पहुँचे, उनको किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस नहीं मिल पाएगी। और जम्मू में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन और संतोष ट्रॉफी की 20 सदस्यीय फुटबॉल टीम में जम्मू इलाके के खिलाड़ियों को शामिल न करने पर बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा है। उन्होंने इसे जम्मू खिलाड़ियों के साथ भेदभाव और अन्याय करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने उमर सरकार से मामले की जांच कर सच जनता के सामने लाने की मांग की है। कंट्रोवर्सी बनी थी जिसका भाजपा ने जवाब नहीं दिया। वो थी श्री माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशंस को लेकर के, और उस पर बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन हमने बुनियादी सवाल उठाया कि भाई इसकी परमिशन रिकग्निशन किसने दी, किस कानून के तहत दी और सिलेक्शन किस कानून के तहत हुई, और वो उसमें क्या गलती है और आगे क्या करना चाहते हो। आप गलती मानो। जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मनोज सिन्हा जी चेयरमैन थे श्राइन बोर्ड के, इसलिए अपने सवालों के घेरे में भाजपा खुद ही आ गई। आज जितना मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमसे ये गलती क्यों हुई। फिर मेरिट पे सिलेक्शन हुई। अब आप संघर्ष समिति के नाम से जो करते या करवाते हो, तो करना किसने है उसमें अगर कोई सुधार, तो उसका जवाब भी नहीं उनसे आया। जम्मू के 74 बच्चे थे और उसमें से कोई एक सिलेक्ट हुआ, 20 में 9 वेटिंग 11 रेगुलर, तो कोई बच्चा और जम्मू से आया नहीं। तो लोगों में रोष है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से, किसी संभाग से 24 बच्चे हों, उसमें से 19 सिलेक्ट हो जाएं और दूसरे से 74 हों, तो 1 या 2 भी सिलेक्ट ना हो। तो उस पर भी बहुत बड़ा रोष है। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, राज्य है या ड्यूटी है, और धर्म, क्षेत्र, जाति, किसी नाम पे भी कोई इस तरह की बात आती है तो लोग राजनीतिक नौकियां छेड़ते हैं और लोगों में रोष आता है। इस चीज पे हमने भी
प्रश्न पूछा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज खामोश क्यों है। जब कोई सवाल उठता है तो विद इन नो टाइम उसका जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए। सारे लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती या कोई खराबी की गई है, उसका स्पष्टीकरण तो मंत्री जी कल कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरिट पे हुआ है। तो मैं समझता हूं ये दो चीजें मेल नहीं खाती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ। आजकल एविडेंस है, वीडियोग्राफी है और उसकी जांच हो। अगर गलती है तो उसमें जो गलत करने वाले हैं, जो इस किस्म के मुद्दे पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, जब लोगों को मौका देते हैं और जाति होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस पे भी हमारा रोष है और हमने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर इंक्वायरी है, निष्पक्ष जांच हो। पुंछ में पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मुजाहरे की क़यादत प्रदेश पदाधिकारी ताज सिंह ने की और इस दौरान 70 महीने का बकाया वेतन और दिल्ली यूटी की तरह न्यूनतम दिहाड़ी योजना लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने एनसी सरकार को उनके चुनावी वादे याद दिलाए और चेतावनी दी कि अगर बजट सत्र में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार एजिटेशन कर रहे हैं अपनी 3 जायज डिमांडों को लेकर के, जिसमें हमारी पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, दूसरा हमारा 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है, जो हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने दबा के रखी हुई है, और तीसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ ही यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल उसको लागू नहीं किया गया। परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के बेनिफिट मिले लेकिन डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया गया। पिछले असेंबली सेशन के दौरान जब हम लोग सड़कों पे निकले तो उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और सरकार डेली वेजर के हक में फैसला लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उमर साहब के ऊपर शंका हो रही है क्योंकि 8-9 महीने पूरे होने के बावजूद आज तक कमेटी की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। उमर साहब जैसे पीडीडी के लिए अलग SRO है, तो हमारी कोशिश लगातार ये है कि SRO हमारा अलग बने, बाकी डिपार्टमेंट को जितने बेनिफिट आपने देने दीजिए। उसके साथ साथ और भी कई स्कीम वर्कर जो उमर सरकार या कमेटी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, इसलिए अपने साथियों अवेयर करने आए कि हमारा मुद्दा जो है 94 के बाद, आम भाषा में डेली वेजर बोला जाता है, लेकिन 94 के बाद 2005 तक वो डेली रेटेड वर्कर हैं। उसके बाद ITI लोग लगे, फिर उसके बाद नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, उसके बाद लैंडलॉर्ड। ये 4 कैटेगरीज जो पीछे मिक्स की गई थी। 17 अक्टूबर 2022 को जब हमने कंपनी बाग बंद किया, उसके बाद ये रिटर्न में दोबारा चीजें बनी। कुपवाड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम का इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मंजीत सिंह मिन्हास ने इस कदम को जुडिशियल सिस्टम में महिला वकीलों को बेहतर सहूलियात दिए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में वकील और बार एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद रहे। महिला वकीलों ने जज मिन्हास की कोशिशों की सराहना की। ये फीमेल लॉयर्स की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और ये नीड ऑफ आवर भी था, क्योंकि जो हमारे फीमेल लॉयर्स हैं इनका रेशियो जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इनके अपने कुछ पर्सनल मामलात होते हैं जो ये ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार रूम का इनाग्रेशन बहुत ज़रूरी था इनके लिए। तो हम अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मंजीत सिंह मिन्हास सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें जल्दी की। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ J&K की डायरेक्शन इस पर जल्दी की और ये इनाग्रेट किया। आज जितनी भी हमारी बहनें हैं फीमेल लॉयर्स, ये मुझे लगता है 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 10 साल से इनकी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, ये आज फुलफिल हुई। इनके लिए हमें इनके बैठने का कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं था, तो इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुपवाड़ा मंजीत सिंह मिन्हास सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इनकी रहबरी में हमारी जितनी भी और भी डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल होंगी। मैं अपनी तरफ से और अपनी सब बहनों की तरफ से जो हमारी यहाँ पे लेडी लॉयर्स हैं, इनकी तरफ से अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ यूटी ऑफ J&K हाई कोर्ट को मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। उनके साथ में जो रिसेंटली हमारी जस्टिस मोक्षा काज़मी जी आई थी,
तो उनकी डायरेक्शंस पे यहाँ पे ये कहा गया था ऑनरेबल सेशन जज साहब को कि एक अल्टरनेट वुमेन्स बार रूम का अरेंज किया जाए, और वो आज यहाँ पे अरेंज किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम सबको थैंक यू, मुबारकबाद, थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं, और पीडीजी जी को भी थैंक यू सो मच।